Mitra IAS. So today we are going to be covering our weekly current affairs compilation, which is from the date 20th of September to 26th of September. Without further ado, let's look into the first piece of news we have in here, which is about the Shankalipi script. अभी शंखलिपि स्क्रिप्ट है क्या, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, पर पहले हम ये देख लेते हैं कि why it was in news recently. So, Archaeological Survey of India has discovered remains of an ancient temple which is dating back to the Gupta period from 5th century in Bilsar village in Uttar Pradesh, Eta district. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भैया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है क्या. देखिए, ASI जो है, इट इज़ अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट विच इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मेंटेनेंस एंड ऑल द कंजर्वेशन ऑफ ऑल द historical monuments we have in our country. It was founded in 1861 by Sir Alexander Cunningham. तो ये हो गया थोड़ा बैकग्राउंड अबाउट द ASI. तो जो बिलसार साइट है, इट वॉज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड इन 1928, है ना. और हर साल यहाँ पे जो ASI है, इट अंडरटेक्स स्क्रबिंग वर्क एट दिस प्रोटेक्टेड साइट, एट दिस पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड साइट. तो ASI has discovered 2 decorative pillars of an ancient temple which is dating back to the Gupta period. And the stairs of the temple, मतलब जो सीढ़ियाँ हैं इस टेम्पल की, उन सीढ़ियों पे जो है आपको शंखलिपि इंस्क्रिप्शंस में कुछ कुछ ऐसे लिखा हुआ दिख जाएगा, which possibly reads Mahendraditta, which was the title of King कुमार गुप्ता. और ऐसे ही हमें पता लगा कि भाई ये गुप्ता पीरियड के टाइम का है ये इंस्क्रिप्शन. देखिए, ये इसलिए भी इतना सिग्निफिकेंट हो जाता है क्योंकि ओनली 2 अदर स्ट्रक्चरल टेम्पल्स फ्रॉम द गुप्ता एज हैव बीन फाउंड सो फार. द फर्स्ट वन इज दशावतारा टेम्पल विच इज इन देवगढ़, एंड द सेकेंड वन इज द भीतरगांव टेम्पल विच इज इन कानपुर देहात. अभी हम ये देख लेते हैं कि भैया शंखलिपि स्क्रिप्ट है क्या. देखिए, आप ये जो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, ये जो पैटर्न है, इट रिजेंबल्स अ शंख, है ना. यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये छोटे छोटे ये जो ये दिख रहा है, ये है इट रिजेंबल्स अ शंख, जिसको हम हिंदी में शंख कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे शेल कहते हैं. तो इट रिजेंबल्स अ शेल, इसीलिए इसे शेल स्क्रिप्ट कहा गया है. ये आपको नॉर्थ इंडिया में मिल जाएगी, ये जो इंस्क्रिप्शंस है डेटिंग बिटवीन 4th and 8th centuries. तो ये नॉर्थ इंडिया में काफ़ी आपको देखने को मिल जाएगा. नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में जितनी भी इंस्क्रिप्शंस हैं उनमें आपको देखने को मिल जाएगा. सबसे पहले ये कहाँ मिला था, तो ये 1836 में एक ब्रास ट्राइडेंट पे मिला था, जो कि उत्तराखंड में मिला था ये. तो आप ये सब ये देख सकते हैं, ये चीज़ें कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, जस्ट फॉर यू टू हैव अ लुक फॉर योर क्लियर कॉन्सेप्ट. ये कुछ साइट्स दी गई है यहाँ पे जहाँ पे ये inscriptions पहले मिले हैं. So the next piece of news we have is about the Surya Kiran exercise. अभी why it was in news? तो जो 15th edition है of Indo-Nepal Joint Military Training Exercise Surya Kiran between Indian Army and Nepali Army, starting in पिथौरागढ़, उत्तराखंड. अभी पहले सूर्य किरण एक्सरसाइज का थोड़ा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं. देखिए, ये तो हर साल होती रहती है, पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि अभी न्यूज़ में है तो भाई ठीक है, सूर्य किरण क्या है, थोड़ा हम इसका बैकग्राउंड देख लें पहले. देखिए, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये शुरू कब हुआ, सूर्य किरण एक्सरसाइज. तो ये शुरू हुआ है 2011 में, ठीक है. और ये हर साल या बाय एनुअली भी होता है. और बेसिकली इसमें होता क्या है, मतलब ये जो एक्सरसाइजेस होती हैं तो ये क्यों कंडक्ट कराई जाती है, मतलब क्या पर्पस क्या है इनका. तो इसका बेसिकली पर्पस यही है कि लेक्चर ड्रिल्स होती हैं, एक दूसरे के लिए जो काउंटर इंसर्जेंसी के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जितने भी ऑपरेशंस किए गए हैं हमारी आर्मी ने प्लस उनकी आर्मी ने, तो वो लोग उस चीज़ को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में, कि जैसे कोई डिज़ास्टर आ गया तो उस टाइम पे हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कैसे प्रोवाइड करेंगे इंस्टेंटली. और यहाँ पे क्या होता है, और यहाँ पे होता है हाई एटीट्यूड वॉरफेयर होता है, जंगल वॉरफेयर होता है. तो ये सब चीज़ें जो हैं एक्सपर्ट और एकेडमिक लेवल पे ये एक दूसरे के साथ हम शेयर करते हैं, ताकि अगर आगे जाके कुछ ऐसा हो तो उसमें हमें हेल्प मिले. The next news we have is about the Global Innovation Index. अभी रिसेंटली 2021 का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज़ किया गया है. तो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है
पहले हम ये थोड़ा इसका देख लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है, रिलीज हुआ है, और बाकी ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव्स वगैरह इसके देख लेते हैं, फिर हम और डिस्कस करेंगे। देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है, इट वाज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है। अ, अब ये पार्टनरशिप किसके साथ हुई थी इनकी? इन पार्टनरशिप विद पॉर्चुलेंस इंस्टीट्यूट। ये हमारे लिए कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये हम एक बार देख सकते हैं, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि आपको एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इंडिकेटर्स क्या थे, इसमें से कौन सा इंडिकेटर्स है, इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है, कौन सा नहीं है, कौन सा इंडिकेटर है, कौन सा नहीं है, या इनमें से कौन सा एक इंडिकेटर्स रह चुका है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर ऑब्वियसली प्रीलिम्स के पर्पज से और मेंस के पर्पज से भी। तो इंडिकेटर्स इसमें यूजुअली 80 इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन इस बार जो है 81 इंडिकेटर्स थे। 81st इंडिकेटर कौन सा था? कोविड-19 का जो हमारे ये पैंडेमिक हुआ है अभी, ये हम 81st इंडिकेटर इन्होंने इसको रखा था। अब इसकी की फाइंडिंग्स क्या थी रिलेटेड टू इंडिया? अभी देखिए, इंडिया हैज़ बीन रैंक 46th इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इन 2021, और यही इंडेक्स यही रैंकिंग जो है हमारी, ये 2015 में जो थी ये 81st थी। आप देख रहे हैं, मतलब 81st से 46 आ जाना, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर अस। लाइक 6 सालों में ही आप इतना अच्छा आपने हाई जंप किया है, तो इट्स अ गुड साइन फॉर अस। Graduates in science and engineering disciplines and global corporate research and development investors are India's strength. इनोवेशन कैसे होती है? इन्हीं लोगों से तो होती है ना इनोवेशन। यही लोग तो करते हैं इनोवेशन, और कौन करता है? तो इसलिए अगर जिनके पास ये ज़्यादा होंगे, वो कंट्री ऑब्वियसली आगे होगी। तो हमारी ये स्ट्रेंथ है साइंस में, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, ये हमारी स्ट्रेंथ है। अदर की फाइंडिंग्स क्या थे कि स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है इंडेक्स को, फॉलोड बाय स्वीडन, यूएस एंड द यूके। अभी हम अगर एशियन इकोनॉमीज के बारे में देखें, तो साउथ कोरिया जो है वो हैज जम्प टू द 5th पोजीशन, अप फ्रॉम 10 लास्ट ईयर, एंड चाइना वाज इन द 12th पोजीशन. So the second piece of news we have is about the SCO. अभी ये न्यूज़ में क्या क्यों था? तो जो 6th एडिशन है SCO का, एक्सरसाइज का, पीसफुल मिशन 2021, इट वाज होस्टेड इन रशिया एंड इट वाज स्टार्टेड इन ऑरेनबर्ग रीजन ऑफ द साउथ वेस्ट रशिया। साउथ वेस्ट रशिया, सॉरी ये तो साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट रशिया। मैं, पता है, मैं कभी कभी ऐसे ही करती थी, मैं मैप बना लिया करती थी, और फिर मैं जस्ट थोड़ा दिमाग क्लियर हो जाता है जब आप ऐसे डायरेक्शंस बनाने लगते हैं पढ़ते पढ़ते। हाँ ये साउथ ईस्ट है, हाँ ये साउथ वेस्ट है, या ऐसे इस टाइप से, तो थोड़ा आपको भी आसानी हो जाती है, थोड़ा पढ़ाई भी इंटरेस्टिंग बन जाती है। तो साउथ वेस्टर्न रशिया, ठीक है। सो जो ये है क्या एक्चुअली में, हम ये देख लेते हैं सबसे पहले कि ये जो पीसफुल मिशन की जो एक्सरसाइज है, इट इज़ अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज दैट इज कंडक्टेड बायएनुअली as a part of military diplomacy between Shanghai Cooperation Organization member states. अब इसके member states कौन कौन से हैं? देखिए, इसके जो member states हैं, 8 member states हैं, ठीक है। ये हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, चलिए मैं बताती हूँ आगे। पहले हम देख लेते हैं मेंबर स्टेट्स कौन कौन से। देखिए, मेंबर स्टेट्स जो हैं, इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अपना ये रशिया हो गया, रशिया में हुआ था तो ऑब्वियसली रशिया हो गई, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, और साथ में हमारे पड़ोसी पाकिस्तान। तो ये 8 जो है ये इनके मेंबर स्टेट्स हैं, लेकिन इसके अलावा ये जो 8 मेंबर स्टेट्स हैं, इनके अलावा 4 जो हैं ऑब्जर्विंग स्टेट्स भी हैं। और ये जो 4 ऑब्जर्विंग स्टेट्स हैं, इसमें से एक है अफ़गानिस्तान। और रिसेंटली जो अफ़गानिस्तान में क्राइसिस चल रहे हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए इट ऑटोमेटिकली बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि हम थोड़ा सा इस चीज़ को और ध्यान रखें। SCO का जो सेक्रेटेरिएट है, इट इज़ इन बीजिंग, चाइना। तो ये एक थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ये आप थोड़ा पढ़ सकते हैं कि अभी ये जो समिट हुआ है इनका रिसेंटली, तो ये किस बारे में था, इतना कुछ खैर इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्सरसाइज समुद्र शक्ति, अभी हमने ऊपर देखी थी सूर्य किरण, द नेक्स्ट एक्सरसाइज है समुद्र शक्ति। अब समुद्र शक्ति है, समुद्र तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कुछ नेवल से रिलेटेड होगा। तो वाई इट वॉज इन न्यूज़, तो इंडियन नेवल शिप्स जो हैं शिवालिक एंड कदमत
have reached Jakarta, Indonesia to participate in exercise समुद्र शक्ति। देखिए जो एक्सरसाइज है इसका एम क्या है? एम यही है कि strengthen the bilateral relationship, enhance mutual understanding and interoperability in maritime operations between the two natives. It's natives. तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि होता किस किस के बीच में है। तो ये होता है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। इसका नाम है समुद्र शक्ति। और हमारे कौन से 2 शिप्स गए थे? तो हमारे ये 2 शिप्स गए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। ये हमारे 2 शिप्स गए थे पार्टिसिपेशन के लिए। और इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो 2 एक्सरसाइजेज और होती हैं, पहली है गरुड़ा शक्ति एंड द सेकेंड इज इंडो कॉपैट। थोड़ा ये एक ध्यान रखने वाली चीज़ हो भी जाती है कि कौन कौन सी किस किस के बीच में होती है। तो ये सब चीज़ें तो मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इट इज़ अबाउट हाइड्रोफोबिक कॉटन कॉम्पोजिट। ये नाम से ही पता लग रहा है हाइड्रोफोबिक कॉटन। अब कॉटन जो है ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक दैट इज पानी से दूर रहने वाला कॉटन। तो ये पानी से दूर रहने वाला कॉटन किस लिए इम्पोर्टेंट है? तो पहले हम ये देख लेते हैं न्यूज़ में क्यों था। Recently, researchers of Indian Institute of Technology, Guwahati, have developed a new class of super hydrophobic cotton composite with metal organic framework. A lot of technical terms I can tell. That promise marine oil spill clean. अभी आपको थोड़ा बहुत ही समझ में आ रहा होगा, बाकी मैं और थोड़ा बता देती हूँ। देखिए इसका काम क्या है। ये जो हाइड्रोफोबिक कॉटन कॉम्पोजिट है, ये क्या करता है? जो मरीन ऑयल स्पिल्स हैं इनको क्लीन अप करने के काम में आता है। कैसे? अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि कहीं शिप्स होते हैं, बड़े बड़े ऑयल के कंटेनर्स होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े जो हमारे ओशंस हैं या कुछ भी वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पे वो स्पिल कर जाते हैं और उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। वहाँ के जो इकोसिस्टम है, मरीन इकोसिस्टम पे बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। तो उस चीज़ को साफ़ करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है ना। इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। जितना ज़्यादा टाइम तक वो ऑयल वहाँ पे पड़ा रहेगा उतना ज़्यादा वो डेंजर हो जाता है वहाँ के इकोसिस्टम के लिए। तो वी हैव कम अप विद द सोल्यूशन। इसको ये जो हाइड्रोफोबिक कॉटन कॉम्पोजिट है इसके साथ में, ये जो है एक बहुत ही पोरस वाटर रिपेलेंट सुपर हाइड्रोफोबिक कॉटन कॉम्पोजिट है। यानी कि जैसे आप एक स्पॉन्ज को आप पानी के ऊपर रखते हैं तो आप देखते हैं वो स्पॉन्ज कैसे पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। और ये जो कॉटन कॉम्पोजिट है ये कुछ उसी तरीके से काम करेगा। ये क्या करेगा कि आप जैसे ऑयल स्पिल हुए, आपने उसको लेट्स से आपने इस कॉटन के या इस स्पॉन्ज को आपने उसके ऊपर डाला, तो व्हाट इज इट इज गोइंग टू डू इज कि ये उसके सिर्फ ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगा सेलेक्टिवली। इट विल एब्जॉर्ब ऑयल सेलेक्टिवली फ्रॉम द वाटर ऑयल मिक्सचर और पानी को वहीं छोड़ देगा। ऐसा नहीं है कि पानी को भी एब्जॉर्ब कर लेगा। और समझ रहे हैं ये चीज़ क्या है? ये देखिए ये जो है ये एक तो ये चीज़ हो गई कि ये फटाक से इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। दूसरी चीज़ ये हो गई कि ये बार बार भी रीयूज़ किया जा सकता है। इसको आप कम से कम 10 बार रीयूज़ कर सकते हैं, विच ऑटोमेटिकली मेक्स इट कॉस्ट इफेक्टिव एंड रिसाइकलेबल। एनवायरमेंट फ्रेंडली भी बना देता है इस चीज़ को कि ठीक है, यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ नहीं है, हम इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। और इससे जो है एनवायरमेंट का पोल्यूशन भी, वाटर पोल्यूशन भी काफ़ी हद तक हम रोकने के लिए हेल्प कर सकता है ये। तो ये थी कुछ बातें, आप इसको और डिटेल में थोड़ा पढ़ सकते हैं यहाँ पे। So the next piece of news we have is about transforming food systems for rural prosperity. Why it was in news? तो पहले हम ये बैकग्राउंड देख लेते हैं थोड़ा इसका। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट दैट इज IFAD, इनकी एक रिसेंटली रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट का नाम है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी। अब इस रिपोर्ट में क्या लिखा है कि आवर ग्लोबल फूड सिस्टम नीड्स रिवॉल्यूशन। अभी रिवॉल्यूशन कैसा? देखें, transforming global food systems to become more inclusive, more fair and more sustainable. ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है बट इट कैन बी अचीव्ड। कैसे? कि अगर कोई जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो इन सब चीज़ों को लेके पॉलिसीज बनाते हैं, इफ दे टेक कॉन्क्रीट स्टेप्स, कोई ठोस कदम उठाएं, तो इट कैन बी अचीव्ड। क्या? इंक्लूसिव एंड फेयर एंड सस्टेनेबल हमारे जो ग्लोबल फूड सिस्टम्स हैं उनको बनाने का टारगेट।
की फाइंडिंग्स क्या है इस रिपोर्ट की? देखिए, इफ आई टेल यू दिस इन अ नटशेल, तो कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि जितने भी छोटे छोटे रूरल फार्म्स हैं, जितने भी फैमिली फार्मर्स हैं, उनकी सपोर्ट में गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, जो स्टोरिंग है, प्रोसेसिंग है, मार्केटिंग है, जितना भी फूड डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें उनको हेल्प मिल सके, और जितना भी बिल्डिंग ब्लॉक्स के जो सबसे सोसाइटी के हमारे नीचे हैं, एग्रीकल्चरल सोसाइटी के, उनको हेल्प मिले। उनको हेल्प मिलेगी तो ऑटोमेटिकली जितने भी ऊपर के सेक्टर्स हैं वो ग्रो करने लगेंगे। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे मैंने अभी बताया, जो सेकंड चीज़ है कि जितने भी स्मॉल स्केल फैमिली फार्मर्स हैं, दे आर द फाउंडेशन ऑफ द फूड सप्लाई अक्रॉस ऑल लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। क्यों? क्योंकि दे प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन रिड्यूसिंग रूरल पॉवर्टी and ensuring national food and nutrition security. The third thing is कि we need productive, economically viable and environmentally sustainable small scale family farmings. आगे थोड़ा जो इनकी recommendations है उसमें हम देखेंगे इस चीज़ को और अच्छे से। तो बस यही सब चीज़ें हैं यहाँ पे। अभी recommendations क्या है इस रिपोर्ट की? सबसे पहले recommendation तो ये है, देखिए कि अगर हम ये चाहते हैं कि जितने भी फार्मर्स हैं या जितने भी जो भी फार्मर्स हैं, जो भी हैं, वो अगर ये हमारी तरफ आना चाहे, या वो ये चाहे कि भाई पार्टिसिपेशन उनका बढ़े, तो उसके लिए हमें एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। कैसे? कि भाई तुम अगर एक हेल्दी सॉइल मेंटेन करके रखते हो, अगर तुम पेस्ट को रेगुलेट करके रखते हो, तो ये सब चीज़ अगर आप करते हो, तो हम आपको जो है, हम आपको इंसेंटिव्स देंगे, हम आपको रिवॉर्ड करेंगे। तो इससे क्या होगा, इस रिवॉर्ड सिस्टम से लोग अपने आप आगे आएंगे इस चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए। सेकेंड चीज़ ये है कि हमें जो भी इनोवेशन है in nature-based solutions, agroecology, and we need to make the digital technologies more affordable and more reachable to all the rural small-scale farmers. वो पॉइंट ये इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी जो फूड सिस्टम्स है, वी नीड टू शिफ्ट देम टुवर्ड्स द सर्कुलर रिसोर्स यूज फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड रेजिलियंस। देखिए, ओवरऑल ये है कि हमें ज़रूरत है कि ये जो छोटे फार्मर्स हैं, इनके बीच में हमें सस्टेनेबिलिटी की बात को पहुंचा सके, और वो पहुंचाने के लिए हमें सबसे पहले उनको थोड़ा बहुत लालच देना होगा, कुछ रिवॉर्ड सिस्टम लाने पड़ेंगे, उन्हें अच्छे तरीके से ये चीज़ समझानी पड़ेगी कि ये लॉन्ग टर्म के लिए उनके लिए भी बेनिफिशियल है और हमारे लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। So the next piece of news we have is about the climate change. अभी न्यूज़ में क्यों था कि as per the report published by the International Institute for Environment and Development IIED, इनकी रिपोर्ट आई है, और ये रिपोर्ट ये कहती है कि भाई एक्सट्रीम जो वेदर चेंज है, वेदर कंडीशंस है, उसकी वजह से क्या होता है कि ये तबका है, वेमेन, चिल्ड्रन और माइनॉरिटी का, ये रिस्क में आ जाता है। कैसे? कौन सा रिस्क? कि भाई मॉडर्न स्लेवरी का रिस्क, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रिस्क। तो अब ये सोचिए कि भाई क्लाइमेट चेंज से ये रिस्क कैसे आ सकता है। क्लाइमेट चेंज और ये सब चीज़ों का क्या लेना देना? देखिए, यूपीएससी इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। आप ये देखिए कि ये जो रिपोर्ट आई थी, अब हम इससे आगे पढ़ेंगे अभी। जो ऑब्जर्वेशंस हैं, इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द सुंदरबन डेल्टा। सबसे पहली चीज़ ये है कि देखिए, आप जितनी भी आप देखें, ये जो इलाका है सुंदरबन डेल्टा वाला, यहाँ पे आप देखेंगे कि बार बार यहाँ पे सडन ऑनसेट डिजास्टर्स आते रहते हैं। कभी बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, कभी बहुत ज़्यादा सी लेवल्स ऊपर नीचे जा रहे हैं, कभी साइक्लोन्स आ रहे हैं, कभी टाइडल सर्जेस हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी फ्लड्स आ रहे हैं। तो इससे क्या होता है, ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है। जैसे कि अभी अम्फान आया था, इसकी वजह से कितना ज़्यादा लाखों लोग डिस्प्लेस हुए थे यहाँ से वहाँ। जब उनका एक प्रॉपर घर नहीं होगा, एक प्रॉपर जगह नहीं होगी, उनके पास काम नहीं होगा, तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले जो वल्नरेबल, जो हमारे समाज का सबसे वल्नरेबल तबका है, ये विमेन, चिल्ड्रन एंड माइनॉरिटी, सबसे पहले यही आगे आते हैं, यही दिखते हैं। तो क्या होता है इसकी वजह से, जितने भी वेमेन हैं, वो ऑफन दे आर फोर्स्ड इनटू ट्रैफिकिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन। बच्चों को काम करने भेज दिया जाता है। माइनॉरिटीज़ का ध्यान नहीं रख सकते हैं, बिकॉज दे आर द इजी टारगेट्स। और ये जो फिनोमिना है, ये सबसे ज़्यादा जो है, ये इंडिया में देखने को मिला है। अब डिस्प्लेसमेंट का स्केल क्या था, देखिए, एज पर द एस्टिमेट्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक, over 216 million people could be internally displaced by 2050. When you look at the numbers now, it is a very big number.
And climate change as a risk multiplier that takes people who are already vulnerable due to conflict or inequality more likely to become victims of the modern slavery. अब इस रिपोर्ट के recommendations क्या है कि भाई सबसे पहले तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको अर्जेंटली इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है कि देखिए ऐसा कुछ होता है तो बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं, और जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो मैनी विल बी एक्सपोज टू द स्लेवरी इन द कमिंग डेकेड्स। तो अगर वो पॉलिसी बना रहे हैं और वो आने वाले समय को, इस समय को ध्यान में रख के पॉलिसीज़ बनाएंगे, तो अभी से हम उन टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे, अभी से हम उस चीज़ पे काम करना शुरू कर पाएंगे। हम 2050 का वेट नहीं करेंगे कि 2050 तक इतने लोग डिस्प्लेस हो जाएं उसके बाद हम पॉलिसीज़ बनाएं। हमें अभी से इन सब चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। कैसे काम? जैसे वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म टास्क फोर्स है, आपको पता ही होगा, सेंडाई का फ्रेमवर्क है, ये सब चीज़ें जो है ये सब चीज़ों पे अभी से काम करना शुरू करना पड़ेगा, तभी जाके हम आगे इन सब चीज़ों को टैकल करने की सिचुएशन में आ पाएंगे। The next news is about the blue flag certification. देखिए दो और इंडियन बीचेस हैं, कोवलम बीच जो कि चेन्नई में है और ईडन बीच है जो कि पौंडीचेरी में है। तो इन दोनों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है रिसेंटली। अब पहले हम ये देख लेते हैं कि ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता क्या है। देखिए ये कोई भी बीच, मरीना या सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म जो ऑपरेट करते हैं उनको मिल सकता है, और ये एक इको लेबल होता है। ये एक डेनमार्क की एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन जो है वो प्रोवाइड करती है, और ये 4 मेजर हेड्स होते हैं इसके। इसके अंतर्गत 33 स्टिग्नेंट क्राइटेरियाज होते हैं जिसके अंदर इसको प्रोवाइड किया जाता है, जिसको ध्यान में रख के इसको प्रोवाइड किया जाता है। अब ये देखिए, अब इंडिया की ये जो साइट्स हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ऑलरेडी मिल चुका है। आप एक काम कर सकते हैं, यू कैन जस्ट ड्रॉ अ मैप, और आप इसमें यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं कि ठीक है कहाँ कौन सा बीच है। तो यू नो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ओनली, कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप इजीली आप ये सब चीज़ें आसानी से ध्यान रख पाएंगे। एक होता है बीम्स इनिशिएटिव। देखिए बीम्स इनिशिएटिव क्या है? बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज बीम्स इनिशिएटिव, मेरे ख्याल से इस पर सवाल आ भी चुका है। देखिए इट वॉज इनिशिएटिव जो लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर ICZM प्रोजेक्ट। ये ICZM प्रोजेक्ट क्या है? ये है इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? देखिए इसका मेजर ऑब्जेक्टिव तो यही है कि कोस्टल वाटर्स में पोल्यूशन को कम करना। जितना भी बीचेस में आप देखते हैं, जब भी हम कभी आप गए होंगे घूमने वूमने के लिए तो आप देख रहे होंगे कि बहुत गंदगी होती है, इकोसिस्टम्स प्रॉपरली वहाँ के काम नहीं कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि अब जहाँ पे टूरिज्म होगा, जहाँ पे इंसान जाएगा, वो जगह तो ऑटोमेटिकली ख़राब होनी ही होनी है। तो आप देखेंगे कि ये जो बीम्स इनिशिएटिव है ये इस सब चीज़ों को प्रमोट करता है कि भाई to promote sustainable development for beach facilities, protect and conserve coastal ecosystems and natural resources. ये इसका मेन काम है। The other objectives include strive and maintain high standards of cleanliness, hygiene and safety for beachgoers in accordance with coastal environment and regulations. तो ये बीम्स इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव है। तो आप एक बार इसको देखिए, सवालों में आ सकता है UPSC के, जैसे प्री में भी आ सकता है, आप मेंस में भी अच्छे से अपने आंसर राइटिंग को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए सब कुछ पॉइंट्स जोड़ सकते हैं कि इसमें से भाई कौन सा ऑब्जेक्टिव है कौन सा नहीं है। So you should keep all these things in mind. So the next piece of news we have is about the religious composition in India. Religious composition in India. देखिए एक रिसर्च है, उसके की फाइंडिंग्स रिलीज हुए हैं रिसेंटली। इट्स अबाउट द रिलीजियस कॉम्पोजिशन इन इंडिया। अब इसके की फाइंडिंग्स क्या है कि इंडियाज ओवरऑल पॉपुलेशन more than tripled between 1951 and 2011, though growth rate have slowed since 1990s. अब आप ये देखिए कि जो पॉपुलेशन बढ़ना और ग्रोथ रेट का कम होना दो अलग फिनोमेना है। ये आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ये बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है कि भाई जो पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन ग्रोथ रेट कम है, ऐसे कैसे, है ना? द टोटल नंबर ऑफ इंडियंस ग्रू टू 1.2 बिलियन in 2011 census from 361 million in 1951 census. अभी आप देखिए कि ये यहाँ से यहाँ बढ़ गए हैं।
हम देख रहे हैं काफ़ी लंबी छलांग मारी है हम लोगों ने. However, India's overall population growth has slowed considerably, especially since 1990s. भले हमने छलांग मारी है लेकिन जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कम हुआ है 1990s से. अब ये थोड़ा सा डेटा है, आप ये देख सकते हैं कि भाई एवरेज फर्टिलिटी रेट जो है इंडिया का वो कितना था, कितना है. ये थोड़े से नंबर्स हैं, यू शुड कीप ऑल दीज नंबर्स इन माइंड. ये फर्टिलिटी रेट है, रिलीजन है, कैसे फर्टिलिटी रेट और रिलीजन अलग होता है, कैसे ये सब चीज़ें. देखिए रिलीजन जो है बाय नो मीन्स द ओनली और इवन प्राइमरी फैक्टर अफेक्टिंग फर्टिलिटी रेट्स. लेकिन हम देखेंगे women in central India tend to have more children, with Bihar and Uttar Pradesh showing a total fertility rate of 3.4 to 2.7 रिस्पेक्टिवली. लेकिन आप वहीं आप साउथ के स्टेट्स देखेंगे, तमिलनाडु देखेंगे, केरला देखेंगे, तो वहाँ पे आपको इतना बर्थ रेट देखने को नहीं मिलेगा. तो बस ये सब चीज़ें हैं, ये थोड़ा आप इसको डेप्थ में पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा. सो द नेक्स्ट पीस ऑफ न्यूज़ इज अबाउट द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स. अभी न्यूज़ में क्यों था? यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिलीज्ड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स. इन्होंने ये रिलीज़ किया है रिसेंटली. तो ये स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स होता क्या है कि भाई ये जो है ये इस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है, FSSAI ने, एंड इट हेल्प्स टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स ऑन 5 सिग्निफिकेंट पैरामीटर्स. 5 सिग्निफिकेंट पैरामीटर्स पे ये उस स्टेट की परफॉर्मेंस को मेजर करता है. ये 5 पैरामीटर्स कौन से हैं? कंप्लायंस, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, food testing, infrastructure and surveillance, training and capacity building, and consumer environment. ये जो है कि सारी चीज़ों के ऊपर लोग जज करते हैं और स्टेट्स को उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे रेट करते हैं. इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या है? देखिए, द इंडेक्स आइडेंटिफाइज द प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैटी एसिड कंटेंट इन द सेलेक्टेड फूड्स. तो इनका बस ये है कि कौन से जंक फूड्स में आते हैं, किस में ट्रांस फैट्स के ज़्यादा मिलते हैं, किस में कम मिलते हैं. तो इनका यही इंडेक्स यही बताता है. अमंग द लार्जेस्ट स्टेट्स, गुजरात वॉज द टॉप रैंकिंग स्टेट, फॉलोड बाय केरला एंड तमिलनाडु. स्मॉलर स्टेट्स में ये थे, एंड यूटीज में we had Andaman and Nicobar Islands and New Delhi which secured top rank. वे कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो फूड सेफ्टी को प्रमोट करते हैं. आप इसको पढ़ सकते हैं और आप इसको अपनी आंसर राइटिंग में या आप कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं. काफ़ी एक ये चीज़ सबसे अच्छी है ये पॉइंट इसमें कि अभी जो है रिसेंटली आप देख रहे हैं कि नॉन वीगन फूड्स को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है. तो आप पहले देखते थे कि सिर्फ वेज और नॉन वेज का लोगो मिलता था आपको, जो साइन मिलते थे वो सिर्फ वेज और नॉन वेज का मिलता था. लेकिन अभी जो है आपको वेज, नॉन वेज एंड नॉन वीगन का भी एक साइन लोगो आपको देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में. दिस विल एम्पावर कस्टमर्स टू मेक इन्फॉर्म फूड चॉइसेस सिंस वी आर becoming more aware about what we eat. So it's a good sign actually. So the next piece of news is about the national single window system. Single window system मतलब कि पता लग रहा है हमें कि कुछ तो भी ये लोग यूनिफाई कर रहे हैं. देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स and industry has launched the national single window system for investors and business. If I tell you this in a nutshell, तो ये बस एक जो भी, देखिए क्या होता था पहले कि अगर आपको किसी बिज़नेस को लेके, आपको इंडिया में कोई बिज़नेस खोलना है, आपको किसी दूसरे स्टेट में कोई बिज़नेस खोलना है, या आपको कोई बड़ा बिज़नेस खोलना है, तो आपको फिर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे. लेकिन ये जो सिंगल विंडो सिस्टम है, this is the one-stop digital platform that aims at following investors to apply for various pre-operations approvals required for commencing a business in a country. आपको पहले जितने भी सरकारी दफ्तर में आप कभी जाते हो, कभी आपको बिज़नेस खोलना हो, तो भाई पहले आप जाइए कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहे हैं, फिर आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाते थे, तो फिर उसमें से 4 डॉक्यूमेंट कम हो जाते थे, फिर आप दोबारा 4 डॉक्यूमेंट लेके जाते थे, तो उसमें से 2 डॉक्यूमेंट्स कम हो जाते थे. तो ये सब जो झंझट है इनसे आप अब बच पाएंगे और इजीली आप जो है बिज़नेस खोल पाएंगे. इसमें सर्विसेज क्या क्या है? नो योर अप्रूवल.
जैसे आप केवाईसी होता है ना बैंक में, नो योर कस्टमर, तो उसी टाइप से नो योर अप्रूवल फीचर्स भी इसमें लाया गया है. दिस फीचर जनरेट्स अ लिस्ट ऑफ अप्रूवल्स दैट मस्ट बी ऑब्टेन बिफोर अ बिजनेस में बिगिन ऑपरेशंस. अभी आपको पहले बिजनेस खोलना होता था तो यू नो आपको जाना होता था वहाँ पे, खुद जाके पता करना होता था कि ठीक है क्या क्या लग रहा है क्या क्या नहीं लग रहा है. बट अभी यहाँ पे ऑटोमेटिकली यू विल गेट अ लिस्ट कि आपको ये चीज़ें, आपको अप्रूवल्स चाहिए होंगे, यहाँ यहाँ से आपको ये अप्रूवल्स चाहिए होंगे, और फिर आप वो अप्रूवल्स लेके डायरेक्टली आप अपना बिजनेस खोल सकते हैं. एक यहाँ पे कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर्म होने वाला है. आपको हर डिपार्टमेंट में जाके एक अलग अलग रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है. एक कॉमन एप्लीकेंट डैशबोर्ड मिलेगा आपको, कॉमन डॉक्यूमेंट डिपॉजिटरी मिलेगी, एक कॉमन स्टेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा. मतलब कुल मिला के आपको ये है कि आपको कहीं पे भी अलग अलग जगह नहीं जाना है, आपको एक ही जगह सारा के सारा आपका काम यहाँ पे करके दिया जाएगा, विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव. The next piece of news we have is about the promotion of medical devices park. देखिए, अभी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स हैज़ नोटिफाइड द स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस पार्क. अभी देख लिया, रिसेंटली जो पैंडमिक का टाइम था, इसने बहुत सारे जो है लूप होल्स जो भी है हमारी हेल्थ सेक्टर के अंदर वो खोल के रख दिए हैं. इससे क्या होगा, देखिए स्कीम से, अंडर द स्कीम मेडिकल पार्क्स विल बी डेवलप्ड फॉर टू प्रोवाइड कॉमन infrastructure facilities in one place, thereby creating a robust ecosystem for medical device manufacturing in a country. हमारे देश में भले ही बहुत ज़्यादा मेडिसिन में हम बहुत आगे हैं, प्रोडक्शन में भले ही, लेकिन जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, जैसे कि अभी कोविड-19 के टाइम पे जैसे सामने आई थी ये चीज़ कि भी वेंटिलेटर्स है ही नहीं, तो इस चीज़ ऐसी बहुत सारी ही लूप होल्स हैं. उन लूप होल्स से बचने के लिए वी आर क्रिएटिंग अ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी टू प्रमोट ऑल द मैन्युफैक्चरिंग. और इससे क्या होगा कि ये जो इट विल ऑल्सो रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सिग्निफिकेंटली, क्योंकि एक ही जगह से प्रोडक्शन होगा यहाँ पे इन मेडिकल डिवाइस पार्क्स में. ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इसके, देखिए, easy access to standard testing and infrastructure facilities through the creation of world class common infrastructure facilities for increased competitiveness. जितने भी लीडिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जितने भी लीडिंग प्रोडक्शन होता है दुनिया भर में, उस लेवल का यहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, सो दैट वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे की जा सके. यहाँ पे इस स्कीम के लिए अभी जो है 400 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं, एंड दिस इज़ फॉर द टेन्योर ऑफ फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2020 to 2025. So this is all for today. Thank you for watching.